हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 7 जो कि है आनुवांशिकता तथा जैव विकास, इस चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जानने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करवाया था, उन सब का उत्तर बताया था। तो आइए एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है लघुत्तरीय प्रश्न जिसमें टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 50 से 60 शब्दों में देना होता है, अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो। लेकिन आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से कम लिखिएगा कि जो प्रश्न पूछ रहा है उसका सटीक एक उत्तर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। सबसे पहले है विभिन्नता की परिभाषा दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विभिन्नता की परिभाषा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रश्न भी लिखा है और उत्तर भी। तो अब हमें बुक जो है वो दोबारा से नहीं देखना पड़ेगा। सारे प्रश्न जो है वहाँ पे यहाँ कॉपी पर मैंने उत्तर और प्रश्न दोनों साथ में लिखा है, ताकि हम लोग यहीं से डायरेक्ट पूरा प्रश्न जो है उसका उत्तर जान लेंगे, ठीक है। बार बार हमें बुक जो है वो नहीं देखना पड़ेगा। चलिए, तो पहला क्या है, विभिन्नता की परिभाषा दें। तो कह रहा है कि जीव के ऐसे गुण, ठीक है, जीव के ऐसे गुण जो उसे अपने अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप की भिन्नता को दर्शाते हैं, विभिन्नता कहलाते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के जनकों से उत्पन्न विभिन्न संतानों के रूप, रंग, शारीरिक बनावट, आवाज, मानसिक क्षमता आदि को लेकर भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि विभिन्नता क्या कहलाता है। एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए कि जीवों का ऐसा गुण जो उसे अपने या फिर अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप की भिन्नता को दर्शाते हैं, ठीक है। तो वही विभिन्नता कहलाता है। जैसे एक ही प्रकार के जनकों से उत्पन्न विभिन्न संतानों के रूप, रंग, शारीरिक बनावट, आवाज, मानसिक क्षमता आदि को लेकर भिन्नता पाई जाती है। तो ये होती है विभिन्नता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अनुवांशिकता का अर्थ बताएं। अगले प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ सारे बच्चों से कहना चाहूँगी कि आप लोग चैप्टर को डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप चैप्टर डिटेल में पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे प्रश्न का उत्तर, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको बाहरी किताबों से या दूसरी किताबों से नहीं लिखना होता है। जो बुक में जो चैप्टर है आपको वहीं से उन सारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो अगर आप चैप्टर डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक एक लाइन के साथ हर एक पॉइंट को अंडरलाइन करते हुए, मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आपको प्रश्न का उत्तर लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग खुद से उस प्रश्न का उत्तर बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, पिछली क्लास में भी कहा है और पहले से भी मैं कहते आई हूँ कि कोई भी प्रश्न हो, यहाँ मान लीजिए विभिन्नता की परिभाषा आपको लघुत्तरीय में देना है, यानी कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 50 से 60 शब्द में। लेकिन अगर यही आपको दीर्घोत्तरीय में आए तो आप लोग नहीं लिख पाएंगे, जो भी बच्चे चैप्टर नहीं पढ़े। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लॉन्ग भी दे सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका बहुत बेनिफिट होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे, आपको ध्यान में आएगा, आप अंडरलाइन करते चलेंगे। एग्ज़ाम के टाइम में जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी पेपर देने में, क्योंकि पेपर के देने के टाइम आपके बुक में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए होते हैं। मतलब कि बुक का जो अभ्यास प्रश्न है, जैसे हम लोग यहाँ पे अभी लघुत्तरीय कर रहे हैं, तो लघुत्तरीय प्रश्न आपके अभ्यास कार्य में दिया है ना। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न उतने नहीं दिए रहते हैं। तो हर चैप्टर से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न खुद बनाने होंगे, खुद समझने होंगे, ठीक है, कि कौन सा प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप का बन रहा है, कौन सा लघुत्तरीय बन रहा है। क्योंकि जो लघुत्तरीय प्रश्न आपके बुक के अभ्यास कार्य में दिए हैं, जरूरी नहीं कि उसी में से सारे प्रश्न आए। हो सकता है कि कुछ इनसाइड क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। तो जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़े रहेंगे, आप किसी भी इनसाइड क्वेश्चन का या किसी भी ऑब्जेक्टिव का जवाब नहीं देंगे। ऑब्जेक्टिव जो बना है ना क्वेश्चन, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब तभी दे सकते हैं जब आप बुक या चैप्टर जो होता है वो एक एक लाइन चैप्टर का पूरा अच्छे से पढ़े होते हैं,
उसको बार बार पढ़ते रहते हैं ना, तो आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है। तो जब अच्छे से चैप्टर आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप लोग को ना ऑब्जेक्टिव देने में कठिनाई होगी, प्रॉब्लम होगी, और ना ही कोई लघु उत्तरीय प्रश्न, ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर ये लघु उत्तरीय में दिया और यही अगर दीर्घ उत्तरीय में दे दिया तो आप नहीं लिख पाएंगे, जो बच्चे चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़े। और जो बच्चे चैप्टर डिटेल में पढ़े हैं वो लघु, अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर उन्होंने बनाया है, कॉपी पर नोट किया है, तो वो उस टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़े हैं तो उस लघु उत्तरीय प्रश्न को भी वो दीर्घ उत्तरीय बना सकते हैं और दीर्घ उत्तरीय को भी लघु उत्तरीय बना सकते हैं। जो चैप्टर पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं। आपने बहुत सारा पेपर ऐसा देखा होगा कि एक ही चीज़ को, मतलब उनका कोई सटीक जवाब नहीं है, वो क्या करते हैं, एक ही चीज़ को किसी तरह घुमा फिरा के या तो पेज भरते हैं या फिर उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या लिख रहे हैं, तो वो कुछ भी लिखते जाते हैं। नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, जो बच्चे अच्छे से चैप्टर को पढ़े हैं, टॉपिक को समझे हैं, वो लघु उत्तरीय को दीर्घ बना सकते हैं और दीर्घ को लघु बना सकते हैं, यानी शॉर्ट को लॉन्ग भी कर सकते हैं और लॉन्ग को शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको दिक्कत नहीं होगा। जो नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत होगा कि हम तो लघु उत्तरीय में पढ़े, तो वो 2 ही लाइन की परिभाषा देंगे, दीर्घ उत्तरीय में अगर आ गया तो, है ना? तो यही चीज़ मैं कहूँगी कि आप लोग चैप्टर को डिटेल में पढ़िए, एक-एक चीज़ को अंडरलाइन करिए, ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से बने, ऑब्जेक्टिव में भी आपका अच्छा मार्क्स आए। ठीक है? टोटल आपका सही-सही आप उसमें मार्क करके आएँ और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आप लोग अच्छे से लिख के आएँ। ठीक है? चलिए, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी 10th के बच्चों के लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपकी अच्छी हेल्प हो सके, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकें और एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता का अर्थ बताना है, प्रश्न संख्या 2 है। तो ये थोड़ा-सा छोटा ही मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। तो जनक जो होते हैं, ठीक है, उनसे उनके संतानों में जनरेशन वाइज, पीढ़ी दर पीढ़ी, युग्मकों के माध्यम से जो पैतृक गुण का संचरण होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को अनुवांशिकता कहा जाता है। क्लियर है? चल, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है जीन प्ररूप या जीनोटाइप किसको कहते हैं? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसको आप वीवीआई में लगा लेंगे। ठीक, चलिए। किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है। जीवों के गुणों जैसे शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा एवं बालों का रंग इत्यादि, इसका निर्धारण उनके जीन प्ररूपों के कारण ही होता है। तो किसी जीव की जो जीनी संरचना होती है वो उस जीव का जीन प्ररूप या फिर जीनोटाइप कहलाता है। दोनों में से अगर कोई सिंगल नेम भी आपको देता है तो आप यही उत्तर लिखेंगे। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि आपको ये चीज़ याद रखना है कि जीन प्ररूप और जीनोटाइप दोनों एक ही चीज़ है। ये नहीं कि जीन प्ररूप आ गया तो आपको याद ना रहे, आप भूल जाएं, तो इसको याद रखिएगा कि जीन प्ररूप और जीनोटाइप दोनों एक ही चीज़ होता है। तो दोनों के लिए हमें इसी प्रश्न का मतलब ये जो उत्तर है यही लिखना है। ये उत्तर जो मैंने आपको बताया है, ज़रूरी नहीं कि आप सेम टू सेम यही रट के जाएँ। यही मैं आपसे कह रही थी कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आप किसी प्रश्न का उत्तर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो सारे टॉपिक को उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो जब टॉपिक आप पढ़ लेंगे ना, तो आप प्रश्न का उत्तर खुद से लिख सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है तो आपको ये नोट करना है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। लेकिन आप अगर आप चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो आपको वहाँ से भी यही उत्तर मिलेगा, क्योंकि मैंने बुक के अंदर जो टॉपिक दिया है वहीं से सारे उत्तर लिखे हुए हैं, है ना? तो आप चैप्टर पढ़िए, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर वहाँ मिलेगा और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो कोई भी प्रश्न का उत्तर हूबहू लिखने की ज़रूरत नहीं है और याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद किया हुआ चीज़ बहुत देर तक मतलब रटा हुआ चीज़ जो है वो बहुत देर तक याद नहीं रहता है। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ के याद करते हैं, बार बार रिपीट करके याद करते हैं, तो वो अपने आप याद हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल सेम टू सेम लिखा भी नहीं पाएगा आप लोग का। अगर आप चैप्टर डिटेल में पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी आपके प्रश्न उत्तर लिखने में। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मेंडल का प्रथम नियम या फिर पृथक्करण का नियम क्या है? तो ये 2 नियम है। एक तो आपका आ सकता है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है वो लिखिए, या फिर मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या है। दोनों में से जो भी प्रश्न आपको पूछे उसके लिए यही उत्तर है। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो है यहाँ पे कि मेंडल का प्रथम नियम, जिसे पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है, इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, मेंडल के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? पृथक्करण का भी नियम कहा जाता है।
बताता है कि प्रत्येक लक्षण के लिए जीव में 2 एलील, एलील का मतलब होता है जीन के वैकल्पिक रूप, ठीक है। तो 2 एलील होते हैं और ये एलील युग्मक जैसे शुक्राणु या अंडाणु के निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक युग्मक में केवल एक एलील होता है और यह एलील माता या पिता से प्राप्त होता है। तो यही जो है वो मेंडल का प्रथम नियम या फिर पृथक्करण का नियम कहलाता है। मेंडल का पृथक्करण का जो नियम है वो आपके बुक में भी दिया है, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है। तो ये जो आप टॉपिक पढ़ेंगे ना यहाँ पे, तो पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि ये जो एक संकर संकरण है वो क्या है। तो आपको मैं कहूँ सीधे सीधे तो यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ से जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पूरे अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली मेंडल का प्रथम नियम या फिर पृथक्करण का नियम क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको करके लघु उत्तरीय प्रश्न के हिसाब से जो उत्तर होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे बता दिया। लेकिन आपको अच्छे से अगर समझना है बढ़िया से कि आखिर एक्चुअली ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है, तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जीन कोश क्या है। किसी भी जाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोश कहलाता है। आ रही बात समझ में? किसी भी जाति विशेष का एक समष्टि या फिर आबादी में स्थित जो समस्त जीन होते हैं वो उस आबादी का जीन कोश कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक गुणों से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो अनुवांशिक गुण जो होते हैं ना वो वे गुण होते हैं जो माता पिता से उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। ये गुण डीएनए में मौजूद जीनों द्वारा निर्धारित होते हैं और शारीरिक संरचना, रंग, व्यवहार और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता जैसे कई पहलुओं को प्रभावित करते हैं। तो अनुवांशिक गुण उन मतलब ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें माता पिता से, किसी भी संतान में उनके माता पिता से ही स्थानांतरित होते हैं, उसी को अनुवांशिक गुण कहलाता है, वो अनुवांशिक गुण होता है, ठीक है। ये गुण क्या होते हैं, ये गुण डीएनए में मौजूद जो जीन होते हैं उनके द्वारा निर्धारित होते हैं और शारीरिक संरचना, रंग, व्यवहार और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता जैसे कई पहलुओं को भी ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता है, इसका नाक उस तरह का है, आँख उस तरह का है। हमारे में ऐसी बातें होती रहती हैं, है ना। हम लोग जानते हैं जब छोटा बेबी आता है तो हम लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिख रहा है या पापा की तरह दिख रहा है। तो बहुत लोग कहते हैं कि अपनी बुआ पे भी गया है या फिर बच्चा जो है वो इस तरह का है। तो वो किस तरह से आपको दिखाई देता है, तो उसकी जो रंग होता है, उसका जो व्यवहार होता है, शारीरिक संरचना है, शारीरिक संरचना वही जैसे कि उसका आँख, उसका नाक, तो हम लोग कहते हैं तो वो चीज़ जो है वो उसके माता पिता से ही उसकी संतान में स्थानांतरित होते हैं। किसी बच्चे में वो गुण कैसे आएगा, वो गुण उसके माता पिता से ही तो आएगा ना, तो वही अनुवांशिक गुण होता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जाति उद्भवन क्या है, ठीक है। जाति उद्भवन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जाति उद्भवन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ही जाति से दो या दो से अधिक नई अलग अलग जातियों का निर्माण होता है। यह विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें समय के साथ जीवों में होने वाले आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण नई प्रजातियों का निर्माण होता है, ठीक है। जाति उद्भवन के बारे में भी आपके बुक में अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे पढ़िए, समझिए, आप लोग को बहुत सारे चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए वहाँ पे और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है कि जाति उद्भवन क्या है। तो ये कह रहा है कि ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है कि इसके द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा एक ही जाति से दो या दो से अधिक नई अलग अलग जातियों का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है कि कोई एक जाति होगा, उससे या दो से अधिक नई अलग अलग जातियों का निर्माण होता है। किसके प्रक्रिया के द्वारा, जाति उद्भवन प्रक्रिया के द्वारा। और विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें समय के साथ जीवों में होने वाले आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण नई प्रजातियों का भी निर्माण होता है, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर समझ गए हैं। चलिए, तो यहाँ तक के प्रश्न में किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों का नाम लिखें। जंतु का जो वर्गीकरण होता है उसका विभिन्न स्तर होता है, स्तरों के जो है वो
उस स्टेज का आपको यहाँ पे उस स्तर का आपको नाम लिखना है। तो जीवों का वर्गीकरण जो होता है ना फ्रेंड, वो विभिन्न स्तरों में किया जाता है। वो जो स्तर होते हैं वो यहाँ पे निम्न है। ठीक है, पहला है जगत, दूसरा है उपजगत, तीसरा है फाइलम, डिवीजन, वर्ग, गुण, कुल, वंश, जाति। ठीक है, इन पदानुक्रमण में जीवों के वर्गीकरण का आधार उनके गुणों में समानता एवं असमानता है। जंतुओं में विभिन्नता के बावजूद भी कुछ गुण समान होते हैं। यहाँ पे आपके बुक में भी दिया है, हम दिखा देते हैं, देखिए। पिछले वर्ग में यानी कि कक्षा 9वीं में यहाँ पे कह रहा है कि आपने पढ़ा है कि जीवों का वर्गीकरण विभिन्न स्तरों जैसे जगत, उपजगत, फाइलम या डिवीजन, वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जाति में किया जाता है। यहाँ मैंने गुण लिख दिया है ना, गण होगा, सॉरी। ठीक है, आगे क्या कहा है कि इस पदानुक्रमण में जीवों के वर्गीकरण का आधार उनके गुणों में समानता तथा असमानता है। जैसे उदाहरण के लिए राणा नामक मेढक के वंश की कई जातियां क्या है, क्लैमिटेंस, कैटेस्बियाना, टिग्रीना इत्यादि है। यद्यपि ये सभी एक ही वंश की विभिन्न जातियां हैं, पर इनमें कुछ कुछ सूक्ष्म विभिन्नताएं विद्यमान हैं। तो इन विभिन्नताओं के बावजूद इनके बहुत से गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये सभी जातियां एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुई है। ठीक है, वर्गीकरण के अध्ययन से यह स्पष्ट पता चलता है कि जैविक विकास के आधार पर जीवों के विभिन्न वर्गीकृत समूह एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो सब एक दूसरे से संबंधित है, बस उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो किस तरह है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें अब यहाँ पे दिया है, जैसे राणा नामक मेढक के वंश की कई जातियाँ। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे कि राणा नामक मेढक की इनमें से कौन सी जातियाँ हैं, आपको इन तीनों में से कोई एक नाम और कोई 3 नाम दे दे। 4 ऑप्शन हो गए, चारों में से जो एक सही होगा आप उसी पे टिक करेंगे ना। तो वो आप सही कब लगाएंगे, जब आपको पता होगा कि हाँ इसका सही उत्तर क्या है। राणा नामक मेढक के वंश की कई जातियों में कौन कौन सी जातियाँ हैं, तो आपको याद रहेगा, तब आप लगा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है समजात अंग और असमजात अंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और वो प्रश्न यहाँ पे छूट गया है, मैं नहीं लिख पाई हूँ, बस यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसका आंसर लिख दिया है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि समजात अंग क्या है। तो फ्रेंड्स, समजात अंग जो होते हैं वो ऐसे अंग होते हैं जो रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, लेकिन कार्यों में भिन्नता होती है, यानी कि देखने में वो बिल्कुल रचना और जो उनकी उत्पत्ति है वो उसके हिसाब से बिल्कुल एक जैसे हैं, समान है, लेकिन उनका जो कार्य होता है उसमें भिन्नता हो जाती है, उसमें वो डिफरेंस आ जाता है। उसी को हम लोग समजात अंग कहते हैं। जैसे घोड़े का अग्रपाद तथा मनुष्य के अग्रपाद में पाए जाने वाली अस्थियों के अवयव प्रायः समान होते हैं, किंतु इनके कार्य भिन्न हैं। घोड़े के अग्रपाद शरीर के बोझ उठाने या दौड़ने या चलने के काम आते हैं, वहीं मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के काम आते हैं, और इन अंगों से पता चलता है कि दोनों के पूर्वज जो है वो एक ही थे। ठीक है, तो समजात अंग किसे कहते हैं, आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न नहीं, दूसरा है पॉइंट जो है, चूंकि इस प्रश्न में आपका 2 पॉइंट है, समजात अंग और असमजात अंग। तो हम लोग दूसरा जो है असमजात अंग पहले उसको देख लेते हैं, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। असमजात अंग कह रहा है कि समजात अंगों के विपरीत जंतुओं में कुछ ऐसे भी अंग या कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिनके कार्य समान होते हैं, पर उसकी उत्पत्ति और रचना भिन्न होती है। अभी हमने देखा कि उत्पत्ति और रचना एक जैसी है, रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से समजात अंग एक जैसे होते हैं, लेकिन कार्य विभिन्न होता है, कार्य में भिन्नता आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कार्य एक होता है और रचना और उत्पत्ति में भिन्नता आती है। उसी अंग को हम लोग असमजात अंग या फिर समवृत्त अंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको सिर्फ पूछे कि समवृत्त अंग किसे कहते हैं तो आपको असमजात अंग का ही डिफिनेशन वहाँ पे देना है। ठीक है, चलिए, तो कीटों के पंख और चमगादड़ के डैने, ठीक है, चमगादड़ का जो डैना होता है, चमगादड़ का जो पंख होता है और कीट का जो पंख होता है, दोनों ही कीटों और चमगादड़ों को हवा में उड़ने में सहायता प्रदान करता है, किंतु इनकी रचना और उत्पत्ति बिल्कुल भिन्न है। अब देखेंगे तो चमगादड़ का पंख जो होता है उसमें अंतःकंकाल के रूप में अस्थियां मौजूद रहती हैं, जबकि कीटों के पंख में ऐसी कोई रचना नहीं होती है। ठीक है,
जिस तरह का अंतःकंकाल की जो अस्थियां होती हैं, अंतःकंकाल के रूप में जो अस्थियां मौजूद रहती हैं चमगादड़ के पंखों में, वैसी कोई चीज़ कीटों के पंख में मौजूद नहीं होती है, ऐसी कोई रचना उनमें नहीं होती है। तो इससे पता चलता है कि दोनों जंतुओं का भिन्न भिन्न पूर्वजों से विकास हुआ है, यानी कि वो एक ही ये से नहीं आए हैं, उन दोनों के पूर्वज अलग अलग हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि समजात अंग किसे कहते हैं और असमजात अंग किसे कहते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे आखिरी प्रश्न है, लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, लिंग क्रोमोसोम जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का 10वां नंबर प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझने के लिए पहले हमें क्रोमोसोम का अध्ययन करना जरूरी है। तो आपको अगर लिंग निर्धारण समझना है तो उसके लिए आपको क्रोमोसोम का पहले अध्ययन करना पड़ेगा, फिर आप लोग लिंग निर्धारण को समझ पाएंगे। ठीक है, तो मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, इनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं, इसे ऑटोसोम कहते हैं। तो ये जो 22 जोड़े क्रोमोसोम एक प्रकार के होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आप लोग इसको लगा लीजिए। 23वां जोड़ा भिन्न आकार का होता है। ठीक है, 22 एक जैसे होते हैं, 23वां जो जोड़ा होता है वो भिन्न आकार का होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में रहता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, 23वां जोड़ा भिन्न आकार का होता है, जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। लिंग क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। एक्स क्रोमोसोम लंबा और छड़ के आकार का होता है, वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार का होता है। नर में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम मौजूद रहते हैं, किंतु मादा में केवल एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। तो अर्थात मादा में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि जोड़ा होता है, यहाँ पे कह रहा है कि जोड़े में होता है। तो अगर एक्स होता है, यानी कि एक्स और एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो मादा में होता है, फीमेल में होता है। एक्स और वाई क्रोमोसोम मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, और नर में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम मौजूद रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन फीमेल में क्या है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स है मतलब कि दोनों एक्स एक्स ही होगा, क्योंकि जोड़े में है ना, तो एक्स एक्स होगा। और क्रोमोसोम ही, एक्स और वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि कोई संतान जो है वो लड़का होगा या लड़की, वो डिपेंड करता है मेल पे, ना कि फीमेल पे। तो जो भी औरतों को ये सुनाया जाता है कि बेटा नहीं हो रहा है, सिर्फ बेटी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस लेडीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करता है, जेंट्स पे, है ना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको सारे प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पे लिख के अच्छे से समझा दिया है, और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उसको फॉलो करिए, आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से होगी। ठीक है, तो अगर आप अच्छे नंबर से अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए, बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनका 10th में मैट्रिक एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो जो भी टिप्स मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, आई होप आप लोग उसको फॉलो करेंगे, और फॉलो ज़रूर करिएगा। ठीक है, आप ही लोग के लिए मैंने कहा है, जो भी चीज़ें मुझे ऐसी लगती हैं, या फिर जो भी चीज़ें, जो गलती मैंने अपने एग्ज़ाम के दौरान की थी, वो गलती आप ना करें, ऐसी कोई गुंजाइश ना रहे कि कहीं कोई गलती आपसे हो गई है। तो जो मैंने की है गलती, वो आप ना करें। वो सारी चीज़ें भी मैं इसीलिए आपको बताती हूँ कि आप ऐसे ऐसे करिए, आप उसको फॉलो करिए। अगर आपको उस चीज़ से रिलेटेड कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना है, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, या फिर आपके बुक से, इस चैप्टर से, इस प्रश्न से, जो भी प्रश्न मैंने आपको आज की वीडियो में सॉल्व करके बताया, इन सब से रिलेटेड कोई भी किसी तरह का डाउट है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो गलती मैंने करी है वो मैंने आपको बताया है कि हाँ, आप ये चीज़ मत करिएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताते चलती हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।